हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर 12th की फिजिक्स की क्लासेस चल रही है और जिसमें हम कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टूडेंट्स को बहुत ही डर लगता है, तो उनके डर को ख़त्म करने का एक मीडिया है कि आप इस चैनल से जल्दी जुड़ जाइए और आपकी पूरी बेहतरीन तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो इससे पहले हम इसका पार्ट 1 लेकर के आए थे और उसमें हमने पार्ट 1 में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व किया था और आज जो रेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उन सभी को आज हम इस पार्ट में सोल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल के माध्यम से यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ इस वीडियो सेशन को दमदार तरीके से अपने सभी फ्रेंड्स के पास में इसका लिंक शेयर कर देंगे सो दैट उन सभी को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू कर देते हैं आज का वीडियो सेशन और सभी का इस वीडियो सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम हर बार की तरह आज भी हम क्या करेंगे, इस वीडियो सेशन की जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज से। क्योंकि इस सेशन में जो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं उन सभी को एक बार हम सरसरी निगाहों से देख लेते हैं सो दैट हमारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखेंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे यदि परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज पर लगने वाला यदि फोर्स F हो तो परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज Q0 के कारण यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, यानी कि इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला होगा E = F/Q0, E = F/Q0, या फिर इससे फोर्स की वैल्यू निकाल पाएंगे हम F = Q0E। उससे आगे बढ़ते हैं, आवेशित यदि कोई पार्टिकल है, सपोज कोई चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले हमें बल का मान निकालना है तो बल यानी कि F = QE, हमारा फॉर्मूला क्या होता है F = QE, इसका भी हम यूज़ करेंगे बीच में। इससे आगे बढ़ते हैं, किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E = 1/4πε0 Q/RQ। ये मैं ऑलरेडी इसका निगमन करा चुका हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको समझा था। अभी इसके बाद आपका आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसमें क्या होता है P = Q × 2L, P = Q × 2L। तो इस तरह से हमारा P का मान Q × 2L होता है, ये भी इसका भी हम प्रयोग करेंगे। आगे एक आता है विद्युत द्विध्रुव को E विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से यदि थीटा कोण घुमाए यानी कि थीटा एंगल यदि हम थीटा एंगल रोटेट करें तो उस समय उसके ऊपर जो किए गए कार्य का मान होगा W = PE cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी हमने एक न्यूमेरिकल लिया है तो इसका भी हम यूज़ करें। अभी कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जैसा कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में E में इसकी दिशा से यदि थीटा कोण पर रखे तो विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान क्या होगा, यानी कि टॉर्क का मान क्या होगा। तो टॉर्क यानी कि τ = P × E sin थीटा होता है, ये हम जानते हैं और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। आगे है विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। यदि हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है तो U0 = -PE cos थीटा होती है। वहीं पर यदि मैं बात करूं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में एक्सियल पोजीशन पर यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो E = 1/4πε0 P/RQ होता है। इसके बाद निरक्षीय स्थिति में यदि काउंट करें तो E = 1/4πε0 P/RQ होगा। और गोसिस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो φ = Q/ε0 होता है, यानी कि यदि टोटल चार्ज को यदि हम उसके ε0 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आता है, फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है। वहीं लास्ट फॉर्मूले के ऊपर बताना चाहूँगा कि यदि लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व है यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो इन्फिनेटिव लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की यदि तीव्रता का मान निकालना है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा
E इजगल टू 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर, 2 लैम्डा अपॉन आर। तो इस तरह से हमारे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनका यूज़ हम करेंगे और अपने 1 बाय 1 क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है, अभी वीडियो शुरू हो चुकी है, अभी भी आपने यदि अपने फ्रेंड्स के पास में इस वीडियो का लिंक शेयर नहीं किया है तो दबा करके इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और ये वीडियो सभी नीडी स्टूडेंट्स के पास में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ये एक बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास ये वीडियो, इस टाइप की वीडियो, न्यूमेरिकल की वीडियो आपके पास पहुंच रही है और विदाउट एनी चार्ज, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, एकदम सामाजिक सेवा है। तो आप लोग इस वीडियो सेशन को दबा करके शेयर करते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन, जिसमें हम यहाँ तक 10 नंबर तक के क्वेश्चंस हम करा चुके थे। अभी 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप इन सभी को बड़े ध्यान से करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आगे भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को रेडी करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, 500 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की पानी की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। तो पानी की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। यानी कि हमें कैलकुलेशन करनी है चार्ज की, किसके ऊपर, बूंद के ऊपर चार्ज की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि बूंद पर जो आवेश है वो क्यों है। तो यहाँ सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे और हम मान लेंगे कि जो बूंद है, पानी की जो बूंद है, उसके ऊपर जो आवेश है, आवेश का मान क्या है, क्यों है। तो सबसे पहले बूंद पर आवेश, बूंद पर आवेश, चूंकि बूंद पर आवेश, ठीक है ना, क्या है, क्यों है, हमने मान लिया सपोज क्यों है। और बूंद पर कार्यरत बल उसके भार को संतुलित करता है। देखिए जो इसके ऊपर जो बल लगेगा, सपोज ये कोई बूंद है, इस बूंद के ऊपर जो बल लगेगा, जो उसके ऊपर जो बल लगेगा वो इसके भार को काउंटर करेगा। यानी कि यदि फोर्स ऊपर की साइड में लग रहा है तो mg यानी कि इसका भार क्या होगा, नीचे की साइड में होगा। तो यानी कि ये इसको क्या करेगा, काउंटर करेगा, यानी कि इसको संतुलित करेगा। तो इस तरह से किसी आवेशित चार्ज पर लगने वाले बल का मैंने आपको सूत्र बताया था और बताया था कि वो क्या होता है, F इजगल टू क्यू ई। तो इसका मतलब F इजगल टू क्यू ई, तो इसमें ऊपर की साइड में लगा हुआ है और mg इसमें नीचे की साइड में है। तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि क्यू ई का मान mg के बराबर होगा। तो क्यू ई का मान mg के बराबर होगा, तो यहाँ से हम Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें आवेश की गणना करनी है। तो Q इजगल टू यहाँ से क्या होगा, mg अपॉन ई, क्या होगा, mg अपॉन ई। तो अभी हमें यहाँ पर चाहिए m का मान, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी m का मान नहीं दिया है। तो यदि कहीं पर भी m का मान नहीं दिया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक फॉर्मूला होता है घनत्व का, डेंसिटी। तो डेंसिटी इजगल टू बराबर होते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से द्रव्यमान बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू आयतन। यानी कि डेंसिटी में यदि वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दें तो द्रव्यमान आ जाता है। अब यहाँ देखें, डेंसिटी हमें पता है कि पानी की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वो हमें मालूम है 10⁻³ kg मीटर क्यूब होती है। कितनी होती है, 10⁻3। डी की वैल्यू क्या होती है, 10⁻3 kg मीटर क्यूब होती है पानी की डेंसिटी। और वहीं पर v का मान क्या होगा, v क्या है भाई, गोल बूंद है ना। तो गोल बूंद है तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये दोनों मान उठा करके हम यहाँ पर रख देते हैं। तो इस तरह से Q इजगल टू क्या होगा, देखो m का मान यहाँ से क्या आएगा, इनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻³ इंटू 4/3 पाई। और देखो r का मान यहाँ पर दिया 10⁻⁻, क्योंकि r का मान यहाँ पर दिया r इजगल टू 10⁻⁻4। तो 10⁻⁻4 को भी हम किस में बदल लेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, जब 100 से इसको वो करेंगे, भाग देंगे, तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, 6 मीटर। तो अभी यहाँ पर इसका मान रख दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका r3, m का मान और g का मान। यहाँ देखिए g का मान क्या आएगा, g का मान आएगा 9.8 और अपॉन आपका आ जाएगा e का मान दिया है 500 न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरह से ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी और इस कैलकुलेशन को कर लेंगे और करने के बाद में अब हम r का भी मान वैल्यू पुटअप करेंगे।
तो 10⁻³ इंटू 4/3 पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 10⁻⁻6 का होल क्यूब इंटू 9.8 और अपॉन आपका आ जाएगा 500। तो इसको हमें करना है 100। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि कुछ कैलकुलेशन आपको गुणा भाग करना है। तो गुणा भाग में मैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा यदि मैं गुणा भाग के चक्कर में रहूँगा तो आपका वीडियो सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा और हमारे कम क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो इसलिए गुणा भाग में आपके ऊपर छोड़ देता हूं और यहाँ पर आपको मैं फाइनल आंसर इसको लिख के आपको बता देता हूं कि इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि आपस में गुणा करेंगे इसकी, जैसे सपोज यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना, आप खुद समझदार है। तो यहाँ पर जैसे इसकी पावर की पावर आ गई, तो यानी कि 10⁻⁻18 हो जाएगा और यहाँ पर 10⁻³ होगा, यहाँ पर 9.8 आ जाएगा और अपॉन आएगा आपका 500। जब इसकी सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 8.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम का आवेश। तो इस तरह से बूंद के ऊपर आवेश की गणना हमने कर ली है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। और देखिए ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे सो दैट हम जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चंस को कर पाएँ और मैक्सिमम क्वेश्चंस को इस वीडियो सेशन में ख़त्म कर पाएँ। तो इसलिए आप वीडियो को दबा के शेयर भी करते रहिए और साथ के साथ अपना कमेंट भी लिखते रहिए वीडियो सेशन पर कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको ये वीडियो बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखते रहिए, या फिर आपको इसी टाइप की आगे की वीडियो चाहिए तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने उन सभी बोर्ड के क्वेश्चन को उठाया है जो प्रीवियस ईयर्स की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो दैट आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स अक्ष के अनुदिश एक समान विद्युत क्षेत्र E 3000 न्यूटन प्रति कूलाम उत्पन्न किया गया है। एक्स अक्ष यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश लिया गया है। तो वहाँ पर अभी हमें दो बातें पूछी गई है। दो बातों में क्या पूछी गया है, पहला पूछा गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग, जिसका जो वर्ग है वो YZ तल के समांतर है। देखिए YZ तल के समांतर है। यहाँ पर इस तरह से हमारा, यानी कि ये एक्स एक्सिस हो गया, इसी तरह से यदि मैं इसको Y मान लूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमें एक्स अक्ष के अनुदिश दिया है E का मान, तो E का मान दिया है 3000 न्यूटन प्रति कूलाम, ये एक्स अक्ष के अनुदिश दिया गया है। जबकि इसमें पूछा गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है जो कि YZ तल के क्या है, समांतर है, YZ तल के समांतर है। तो इस क्षेत्र में रखा है और वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स की हमें गणना करनी है। और दूसरे में क्या दिया है, यदि वर्ग के तल पर अभिलंब एक्स अक्ष से यानी कि थीटा का एंगल दे दिया 60 डिग्री का, तो बताइए वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम आपको कंसेप्ट में एकदम क्लियर कर दूंगा और आपको एक एक चीज़ यहाँ पर मैं समझा कर ही चल रहा हूँ। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें क्या दिया है, वर्ग। तो वर्ग का हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि क्षेत्रफल से गुजरने वाले हमें फ्लक्स की गणना करनी है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर इसका क्या निकालना है। सबसे पहला जो हमारा ए पॉइंट दिया गया है, सबसे पहले जो चीज़ दी है उसको लिख लेते हैं। हमें ई का मान दिया है कितना, 3000 न्यूटन प्रति कूलाम, जो कि आपका एक्स अक्ष के अनुदिश है, एक्स अक्ष के क्या है, अनुदिश है। तो इस तरह से लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमें वर्ग दिया है, तो वर्ग का क्या निकाल लेंगे हम, एरिया। वर्ग का एरिया यानी कि क्षेत्रफल, वर्ग का एरिया यानी कि उसके पृष्ठ का एरिया निकाल लेंगे। तो S इक्वल टू क्या होता है वर्ग में, भाई भुजा का वर्ग साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड का स्क्वायर में देखिए क्या दिया हमें, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर दिया है, इसमें हमें इसको मीटर में बदलना है, तो 10⁻⁻2 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 4 और फिर 10 की पावर 2, तो यानी कि आपको बचेगा 10 की पावर -2 ही बचेगा मीटर स्क्वायर के रूप में। तो इस तरह से हमारा इसका मान आया वर्ग का क्षेत्रफल का इतना। अभी हमें दिया है कि जो ये क्षेत्रफल है वो YZ के अभिलंबवत अर्थात एक्स अक्ष के अनुदिश फ्लक्स है। तो हमें E और S के बीच में, क्योंकि हमें एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो इसका मतलब उसके बीच में क्या है, एंगल थीटा का मान क्या दिया है, 0, यानी कि E तथा S के बीच का जो एंगल है वो थीटा का मान 0 है। यदि यहाँ पर इसने बोल दिया है कि वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स, अब YZ के तो ये समांतर है, तो इसका मतलब हमें एक्स अक्ष के अनुदिश दिया है ये,
तो इसका मतलब जो फ्लक्स होगा वो थीटा का मान क्या होगा, उसके लिए 0 होगा। तो वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स, तो यहाँ लिखेंगे ई व एस के बीच का कोण, बीच का कोण। देखो क्योंकि ये वाई जेड पे दिया है तो इसका मतलब इधर एक्स अक्ष के जो अनुदिश होगा, क्योंकि केवल और केवल हमें ई का मान क्या दिया, एक्स अक्ष के अनुदिश, तो इसका मतलब ई और एक्स अक्ष के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री का। तो ई व एस के बीच का जो कोण है थीटा का मान क्या है, वो 0 डिग्री है। तो यदि 0 डिग्री है तो इसका मतलब फाई ई का मान क्या होगा, फाई ई का मान होगा ई एस कोस थीटा। तो ई एस कोस थीटा तो मतलब ई एस कोस 0, और कोस 0 का मान क्या होता है 1, तो इसका मतलब ई एस हो गया। और ई एस का मान कितना दिया भाई, ई एस का मान दिया 3000 इंटू एस, एस का मान ऊपर निकाल दिया 10 की पावर माइनस 2, तो इसको क्या लिख देंगे 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से इसका मान हमारा निकल करके आ गया। तो इसका तो एक आंसर तो हो गया हमारा ये। अभी दूसरे पार्ट क्या पूछा गया, अब की बार थीटा का मान 60 डिग्री दे दिया, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। तो यहाँ देखिए थीटा मान 60 दे दिया तो फाई ई इजगल टू क्या होगा, फाई इजगल टू होगा ई एस कोस 60। तो ई एस कोस 60, तो ई का मान कितना है 3000, और एस का मान अभी हमने निकाला था 10 टू द पावर माइनस 2, और कोस 60 क्या होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर आधा, यानी कि आपका 1500 हो गया। और 1500 के ऊपर 2 जीरो ये कट गई, तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पाई कूलम। तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, और मज़ा भी आ रहा होगा वीडियो सेशन में, क्योंकि इस वीडियो सेशन में हम उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये सभी बोर्ड के क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, और एक वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए आप वीडियो को दबा करके शेयर करते रहिए, सो दैट मेरा छोटा सा जो एफर्ट्स है, एक छोटा सा जो प्रयास है, उन सभी स्टूडेंट्स के पास में पहुँचे जो भी बोर्ड परीक्षा की यानी कि 12th के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चालक गोले के पृष्ठ पर 100 माइक्रोकूलम आवेश है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और गोले के पृष्ठ पर, और गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन, और लेकिन आपका थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट समझना है इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन कितना भी घूमे, लेकिन मैं आपके दिमाग को घूमने नहीं दूंगा। यही चैनल का मोटो है गोपाल स्टडी पॉइंट का, कि आपका क्वेश्चन कितना भी घूमे लेकिन आपका दिमाग नहीं घूमने दूंगा। ये इसका है क्वेश्चन, इस चैनल का मोटो, कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो लेकिन आपका दिमाग नहीं घूमना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे, इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले के पृष्ठ पर 100 माइक्रोकूलम आवेश है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जबकि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और गोले के पृष्ठ पर, और गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये सभी हमें मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले चालक की जो त्रिज्या है वो देख लेते हैं कि चालक की त्रिज्या क्या है। तो इसमें आर का मान हमें दिया है, आर इजगल टू क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया आर का मान 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यानी कि आपका होगा, इसको मीटर में बदल दो, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। वहीं पर चालक का जो आवेश है क्यू का मान कितना दिया है, वो दिया हमें कितना 100 माइक्रोकूलम। तो 100 माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज कर लेते हैं, तो कूलम में जैसे चेंज करेंगे तो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा। तो अभी हमें पहला क्या पूछा गया, हमें पूछा गया कि आर इजगल टू 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर पर, तो 20 सेंटीमीटर पर, तो इसका मतलब मीटर में चेंज कर लो उसको, तो मीटर में कितना होगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर होगा। तो अभी यहाँ देखिए ये जो आर है, यानी कि इस आर का मान जो है वो कैपिटल आर हमारा जो गोले की त्रिज्या है, तो उससे ये क्या है, गोले की त्रिज्या से क्या है, ये बड़ा है, ये गोले की त्रिज्या से बड़ा है। तो इसका मतलब ये बिंदु क्या है, गोले के बाहर होगा। ऑब्वियसली ये गोले के क्या होगा, बाहर है, क्योंकि जब गोले की त्रिज्या से बड़ी दूरी है तो इसका मतलब ये बिंदु गोले के बाहर होगा। तो यदि गोले के बाहर है तो हमने आपको प्रूफ भी कराया था, तो ई का मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं, ये मैंने आपको प्रूफ भी कराया था। तो आप इसमें सीधी सीधी वैल्यू पुटअप कर देंगे और आपका आंसर खटाखट आएगा, खटाखट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू
क्यू का मान क्या रखेंगे 100 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 20 इंटू 10⁻⁻2 टू द स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से बस इसको सिंपल सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद में आप डायरेक्टली इसके क्वेश्चन के आंसर के ऊपर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलम पर कूलम। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं। यदि आपको कैलकुलेशन सीखनी है तो मैंने एक कैलकुलेशन के ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फर्स्ट कैलकुलेशन की मैंने एक वीडियो डाली है, उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं और आपकी कैलकुलेशन को मजबूत बेहतर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं हर एक कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा और आपके इतने ही कम क्वेश्चन हो पाएंगे। तो आप ये सब पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते रहिए और नए नए टाइप के क्वेश्चंस को देखते रहिए। अभी इसका देखिए सेकंड पार्ट यदि हमें करना है तो गोले के पृष्ठ पर बोला गया है। तो यदि मैं गोले के पृष्ठ की बात करता हूँ, गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ का मतलब क्या है कि यदि r का मान इस कैपिटल R के बराबर हो जाए, यानी कि गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाए। देखिए ये सपोज गोला है और गोले के पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये अंदर की त्रिज्या और जो दूरी है, ये दूरी r दूरी, ये दोनों आपस में बराबर हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर पृष्ठ पर आ गया। तो देखिए इसका क्या मान होगा यहाँ पर, तो r का मान कितना दिया है 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये तो हमने शुरू में दिया है। तो अभी सीधा फिर फॉर्मूला लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आ जाएगा आपका Q अपॉन r स्क्वायर। तो वैल्यू पुटअप कीजिए 10 की पावर यह हो जाए 9 और इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन यहाँ पे होगा 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 100 इंटू 10⁻6 अपॉन यहाँ देखिए ये हो जाएगा कितना, ये 100 एक होगा और 10⁻⁻4 है, बट 10⁻⁻2 नीचे आ जाएगा। फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो कट पिट करके आएगा वो आएगा आपका सिंपल होकर 9 इंटू 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलम। अभी देखिए इसका थर्ड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया, थर्ड पार्ट में पूछा गया कि गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसका मतलब गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी की बात कर रहे हैं। तो r की वैल्यू क्या है, इसका मतलब r की वैल्यू है लेस देन r, तो इसका मतलब अंदर की साइड में, क्योंकि गोले की त्रिज्या तो 10 है लेकिन ये 6 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, इसका मतलब अंदर की बात कर रहा। तो अंदर की बात कर रहा, गोले के अंदर की बात, तो अंदर की बात देखो, अंदर की बात क्या है यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा। अब गोले के भीतर, यदि हम गोले के भीतर किसी आवेशी चालक के गोले के भीतर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें तो वो क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। क्या होती है, 0। ये भी हमें ध्यान रखना है, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दबा करके शेयर करते रहिए, क्योंकि यदि आपका जो लाइव सेशन के देखने वालों की संख्या कम होती है तो मेरा भी मोरल कम होगा। तो इसलिए आप मेरे मोरल को बनाए रखें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए, सो दैट देखने वालों की संख्या काफ़ी हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो सेशन में दिया है। आप देख भी रहे होंगे कि कितने बढ़िया क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो सेशन में लिया है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है और कम से कम ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ देखिए 2 धन आवेश, यहाँ धन आवेश है, 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे से 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए प्रतिकर्षित तो करेंगे क्योंकि दोनों क्या हैं, एक ही प्रकृति के आवेश हैं, यानी कि धन आवेश ही हैं। अभी क्या है, तो इतने बल से प्रतिकर्षित करते हैं यदि दोनों आवेशों का योग यानी कि Q1 प्लस Q2 का मान कितना दिया, 9 माइक्रो कूलम दिया। कितना दिया, 9 माइक्रो कूलम दिया है। तो अभी लिख लेते हैं। तो बोला है कि इनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो चीज़ दी है उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 2 धन आवेश हैं, तो Q1 प्लस Q2 का मान दिया है 9 माइक्रो कूलम, यानी कि इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो कितनी मीटर की दूरी, r का मान दिया है कितना, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर का मान दिया है। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है कि आवेशों का योग इतना है और बल, एक दूसरे को बल, यानी कि F का मान दिया कितना, 18 न्यूटन का कैसा, रिपल्शन फोर्स है। कैसा फोर्स है, रिपल्शन फोर्स है। रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण का बल है, रिपल्शन। ठीक,
तो देखिए आप सभी जानते हैं कि आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है वो क्या होता है न्यूटन उसके कूलॉम के नियम से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल समझदार स्टूडेंट हो। तो 18 इजगल टू क्या होगा, इनकी वैल्यू पुटअप कर लीजिए। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 18 इजगल टू क्या होगा 9 × 10⁹ और इंटू Q1 Q2 अपॉन यहाँ पर R का मान क्या होगा 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसका मान आया। तो यहाँ पर जैसे इसकी वैल्यू आई ये, तो इस वैल्यू को हम इससे Q1 Q2 का मान निकाल लेंगे। तो Q1 Q2 का मान क्या आएगा, तो Q1 Q2 का मान क्या आएगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा 18 × 0.1 का होल स्क्वायर और अपॉन आपका आ जाएगा ये वाला नीचे 9 × 10⁹। तो 9 दूनी 18 यहाँ से कट गए और ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके यहाँ पर आ जाएगा आपका तकरीबन ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 2 गुना और 10 की पावर 2 ऊपर मिल जाएगी इसको। तो इस तरह से इसका आ जाएगा 2 × 10⁻⁻11। ठीक है, तो अभी Q1 Q2 है। अब सिंपल एक हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है और उसका यूज़ करते हुए हम निकाल पाएंगे। देखिए यदि हमें Q1 + Q2 दिया है, Q1 - Q2 निकालना है और Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है एल्जेब्रा का। क्या होता है Q1 - Q2 का यदि मैं होल स्क्वायर कर दूं तो ये होल स्क्वायर बराबर होगा Q1 + Q2 के होल स्क्वायर के, और इसमें से घटा दो 4Q1 Q2। तो इसका बस प्रयोग करना। अब देखिए यहाँ पर इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, तो Q1 - Q2 का मान निकल जाएगा। तो रखिए वैल्यू, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो यानी कि यहाँ से आएगा Q1 + Q2 का मान कितना है 9 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर और -4 × Q1 Q2 का मान अभी हमने निकाला 2 × 10⁻11। और यदि मैं Q1 - Q2 करूँ तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट हो जाएगा तो अंडर रूट कर दीजिए इसका। तो अंडर रूट जैसे करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा आपका 81 × 10⁻12 और ये आ जाएगा -4 4 दूनी 8 × 10⁻11, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक यहाँ पर पॉइंट लगा के। तो इस तरह से इसका मान निकल के आएगा, वो आएगा आपका 10⁻⁻6 इसकी वैल्यू निकल करके आएगी। तो यहाँ पर इसका मान ये निकल के आया है। तो आप खुद ही देखें कि 10⁻⁻6 आया और Q1 + Q2 का मान है 9 × 10⁻6, क्योंकि Q1 + Q2 की वैल्यू है 9 × 10⁻6। तो इसका मान आया ये वाला। तो एक हमारा क्या होता है कि यदि हमें Q1 + Q2 मान दिया है और Q1 - Q2 मान दिया है, Q1 - Q2 मान दिया है 10⁻6, तो क्या करेंगे यदि हमें Q1 निकालना है तो क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद में उसके बाई 2 कर दो। तो 9 और 1 हो गया 10 और 10/2 क्या होगा 5। तो इसका मतलब Q1 का मान क्या निकल के आएगा 5। तो 5 यानी कि 5 × 10⁻6, यानी कि इसको 5 माइक्रो कूलॉम इसका आवेश हो गया। और यदि Q2 का मान निकालना है तो इसमें से इसको घटा दो, तो 9 में से ये जाएगा तो 8 बचेगा और 8/2 कर दो, क्या आ जाएगा 4। तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻6 यानी कि 4 माइक्रो कूलॉम। तो इस तरह से हमारा Q1 की वैल्यू निकल गई, Q2 की वैल्यू निकल गई और हमने अपना आंसर पा लिया है जो हमारे से टारगेट में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आप देखेंगे 2012 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, 2012 की परीक्षा में एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, 5 × 10⁻⁸ कूलॉम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। तो यानी कि हमें R का मान ज्ञात करना है। 2012 में आप देख लो, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण क्या होती है, वो आपको मैं स्टार्टिंग में फॉर्मूले में बताया था कि E क्या होता है F/Q, या यहाँ से जब हम E का मान रखेंगे, F का मान रखेंगे तो इस तरह से Q से Q कट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट लिख देता हूँ फॉर्मूला E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या आ जाएगा R²। तो ये हमारा नॉर्मल एक फार्मूला होता है, ये आपको सबको पता है। तो अब सीधी वैल्यू पुटअप करनी है और R का मान निकालना है। कुछ भी नहीं है, एकदम सब कुछ आसान है। ठीक है ना, आप सभी समझदार हैं। तो E क्या होगा, यहाँ पे दिया है 450 क्या दिया वोल्ट पर मीटर दिया है।
तो ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए और यहाँ पर क्यू का मान पुटअप करो और आर इस तरह से ई का मान यानी कि आर का मान पुटअप कर आर का मान हमारा निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से तो इसका मतलब ई का मान कितना दिया यहाँ पर 450 दिया इज इक्वल टू क्या होगा इस 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या था 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू यहाँ पर हमारा जो किसका मान दिया है और क्यू का भी मान दिया है। तो क्यू हमारा क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर -8 और अपॉन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ से तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 450। तो इसको सिंपल कर लीजिए। तो जैसे इसको सिंपल करेंगे तो यहाँ देखिए ऊपर क्या आया 45 इंटू 10 टू दी पावर देखो 8 में से ये गया जाए तो ये 1 बचेगा और अपॉन क्या होगा 450 क्या होगा यहाँ पर 450। तो इस तरह से 450 से आपका 450 कट गया तो क्या आएगा 1। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आएगा यानी कि 1 का रूट यानी कि इस तरह से 1 आएगा। तो 1 मीटर प्लस माइनस लेते हैं इसमें क्या लेते हैं प्लस माइनस लेकिन माइनस को छोड़ देते हैं। तो माइनस छोड़ेंगे क्योंकि दूरी हमेशा निगेटिव नहीं होती है प्लस में ही होती है धनात्मक ही होती है इसलिए आर की वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे। तो आर का मान क्या आएगा 1 मीटर। तो इसका मान क्या आएगा 1 मीटर यह इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कर पाए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसान भी हैं और काफ़ी थोड़े से मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन हमने लिए हैं और साथ में कुछ टफ क्वेश्चन भी लिए हैं जो आपका दिमाग घुमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैनल कौन सा है गोपाल स्टडी पॉइंट चैनल है इस पर दिमाग नहीं घूमता है इसमें केवल और केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन घूमता है। तो इसलिए आपका दिमाग में घूमने नहीं दूंगा केवल क्वेश्चन कितना भी घूमे। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर अप्रोच करेंगे और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप खुद से देख लीजिए सभी क्वेश्चन को मैंने ऐसे क्वेश्चंस को बाहर निकाला है जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है इसमें आपको ध्यान रखना है और बड़े ध्यान से इसको सीखना है क्वेश्चन को। तो देखिए क्या है कि यदि किसी a सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश रखे गए हैं। तो देखिए ये कोई वर्ग है सपोज ये कोई हमारा क्या है वर्ग है और वर्ग की भुजा कितनी थी a सेंटीमीटर और इसके चारों कोनों पर क्या रख दिए 4 आवेश रख दिए 4 आवेश रख दिए। तो सपोज मैं मान लेता हूँ मान लिया इस सिरे पर -q आवेश है इस पर +2q आवेश है इस पर यदि मैं +q लिख दूँ इस पर -q लिख दूँ और चारों पर एक समान भी रख सकते हैं लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए इसको कर रहे हैं। ये कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा 3 से 4 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बताना है हमें कि जो वर्ग का जो केंद्र है यानी कि वर्ग का क्या है ये केंद्र यदि मैं इसके डायगोनल को इसके डायगोनल से मिला देता हूँ तो यहाँ पर जो केंद्र आता है O तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है और उसकी दिशा ज्ञात करनी है कि उसकी दिशा क्या होगी उसका परिमाण क्या होगा। तो देखिए ये +q है तो इसका मतलब दोनों के बीच में इधर प्रतिकर्षण होगा ये माइनस है इसके बीच में इधर प्रतिकर्षण होगा। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब की दिशा दिखाई देगी। तो इसमें क्या होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं ये इसका विकर्ण निकाल लेते हैं इसके विकर्ण का मान निकाल लेते हैं कि इसका विकर्ण क्या होगा। तो देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है ये आपको मालूम होगा यदि आप बायो के भी स्टूडेंट हैं तब भी आपको याद रखना चाहिए कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है ये होता है आपका √2a क्या होता है √2a यानी कि भुजा का √2 ठीक। और यदि मुझे विकर्ण का आधा निकालना हो यदि विकर्ण का आधा यानी कि मुझे यहाँ से O से यहाँ तक की डिस्टेंस यदि निकालनी है ये वाली डिस्टेंस ये वाली यदि मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे विकर्ण का आधा कर देंगे विकर्ण का क्या कर देंगे आधा। तो विकर्ण का यदि मैं आधा करूँगा तो आधा करने से क्या होगा कि जो हमारा इसको सपोज ये r है और इसको मैंने लिख दिया r डैश तो ये क्या होगा √2a/2 कर दिया। अब देखो √2 को √2 ही लिख दिया मैंने और 2 को मैंने लिखा √2 × √2 तो इस √2 से √2 कट जाएगा तो a/√2 इसका आधा हो गया। तो अभी हमें कुछ नहीं करना अभी हमें क्या करना है कि आवेश Q के कारण केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लेते हैं। इस आवेश के कारण इस बिंदु O पर तो क्या लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसकी तीव्रता क्या होगी इस E का मान क्या होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ होगा आपका Q आवेश तो Q अपॉन फॉर्मूला क्या था r² का तो r की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल ली a/√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
तो इसको मैं इक्वेशन नंबर आपका 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारा इस बिंदु इस आवेश के कारण इस पे आएगा, और यदि यहाँ पर सपोज विद्युत क्षेत्र इधर है और ऐसे विद्युत क्षेत्र है, सपोज ये कोई विद्युत क्षेत्र है ऐसे, क्योंकि इसका मान भी ऐसा आएगा, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो परिणामी होगा, सपोज इधर भी ई है इधर ई है, तो इनका जो परिणामी होगा उस परिणामी का नेट विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो यहाँ लिखेंगे केंद्र ओ पर। ये मैंने ऐसा कराया है जब मैं निरक्षीय स्थिति में, आपका अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति के विषय में मैंने आपको पढ़ाया था प्रूफ, तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो केंद्र ओ पर विद्युत क्षेत्र, केंद्र ओ पर विद्युत क्षेत्र यानी कि नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई का मान, ई डैश का मान, तो ये होगा अंडर रूट ई का स्क्वायर और प्लस दूसरे वाले ई का स्क्वायर, यानी कि एक के कारण फिर उसका दूसरे के कारण निकाल लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ई रूट टू, और इस ई का मान एक यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि दोनों के बराबर होगी ना ई, तो दोनों का मान रख दो। तो ई का मान क्या निकाला था हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आ जाएगा आपका क्यू, और क्यू अपॉन ये आ जाएगा a/√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका आएगा √2। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये ऊपर चले जाएगा 2, तो ये आपका आ जाएगा 2√2 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a का स्क्वायर, ये क्यू है। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की साइड में, और ये हो जाएगा इसका आंसर। बस इतना ही इस टाइप का आंसर आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी हम, क्योंकि ई बराबर रहेंगे, तो ई बराबर रहेंगे तो इसका नेट क्या होगा, इसका नेट क्या निकालेंगे, तो नेट का फॉर्मूला है अंडर रूट, दोनों की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोनों का स्क्वायर जोड़ दो और उसका कर दीजिए अंडर रूट, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है, और उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए करने का क्या हमारा तरीका रहेगा, देखिए इसके लिए हमें मालूम है कि क्या क्या चीज़ दी हैं। सबसे पहले वे चीज़ें लिख लेते हैं। हमें दिया है ई का मान, हमें दिया है ई का मान कितना दिया है, 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा हमें क्या दिया, हमें दिया एंगल थीटा का मान, थीटा का मान कितना घुमाना हमें, 30 डिग्री घुमाना है। तो हमें निकालना क्या, बल आघूर्ण, क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमें गणना करनी है। तो देखिए इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें किसका मान, बल आघूर्ण का भी मान दिया है, यानी कि टो का भी मान दिया है। तो टो = 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का मान दिया, लेकिन हमारे से मान पूछा गया पी का मान, किसका मान, पी का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान पूछा गया। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था, टो = PE sin थीटा होता है ना, ये मैंने शुरू में ही आपको बताया था। तो इससे पी का मान निकाल दो, सिंपल, P = क्या होगा, टो अपॉन E sin थीटा, क्या होगा, E sin थीटा। यदि आप थोड़े से भी फॉर्मूले यदि याद रख रहे हैं, तो आपके क्वेश्चंस कहीं भी, यानी कि इतने भी, मतलब बहुत ही आसान रूप से आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे यदि आपके फॉर्मूले यानी कि कंठस्थ है। तो ई का मान देखिए, ई का मान हमारा 10⁵ है, और साइन थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से हमारा आएगा 6 × 10⁻⁻24, और 24 होके, तो यहाँ से हमारा 1/2 आएगा, और 1/2 यानी कि 10⁵ को ऊपर पहुँचा दो, 10⁻⁻5 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 1/2, और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चलेगा तो ऊपर आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, और 12 × ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका, यानी कि यदि मैं इसको 1.2 करूँगा तो एक और कम हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁻28 हो जाएगा कूलम मीटर, क्या आएगा, कूलम मीटर। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया ये। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपसे बोलूँगा कि यदि अभी भी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को आप शेयर करते रहिए, क्योंकि लाइव सेशन में आप देख पाएंगे कि वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप वीडियो को शेयर करते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, और 2012 में ध्यान दीजिए, 2012 में पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए क्या है कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम और -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम के दो आवेश
एक दूसरे से 2.4 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो यदि द्विध्रुव यानी कि 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर की तीव्रता के समांगी विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? पहले हमें ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, दूसरा द्विध्रुव की साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमाने पर आवश्यक कार्य, और तीसरा है उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो इन सभी का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ हमें दी हुई होती है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए Q1 का मान 3.2 इंटू 10⁻⁻19 क्या है? कूलाम है। इसी तरह से Q2 का मान हमारा क्या है? -3.2 इंटू 10⁻⁻19 क्या है? कूलाम है। और जो D का मान दिया है बीच का दूरी 2.4 इंटू 10⁻⁻के कितना है? -10 मीटर है। ठीक है। और E का मान हमें क्या दिया है? E का मान दिया है 4 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, 4 × 10⁻5 वोल्ट पर मीटर ये दिया है। तो इस तरह से ये सब मान दिए हैं। तो हमें सबसे पहला मान क्या निकालना है? देखिए सबसे पहला मान निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P। तो P = Q × D होता है, Q × D होता है ये हम जानते हैं, या Q × 2L होता है। ठीक है ना भाई, 2L की जगह D लिख दिया मैंने, बात एक ही है। P = QL वो भी बात एक ही है। तो देखिए Q का मान क्या है कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और D का मान दिया 2.4 इंटू 10⁻⁻10। तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो गुणा करने पर सीधा आ जाएगा 7.68 इंटू 10⁻⁻29 10⁻⁻29 10 ये और 19 ये, तो कितना हो गया? 29। ठीक है। तो ये तो गुणा करनी है, 3.2 की 2.4 में तो गुणा करनी है, ये तो गुणा कर ही सकते हो आप। तो इसका ये होगा आंसर। लेकिन इसका जो मात्रक है मात्रक भी आपको लिखना है कूलाम मीटर। क्या होगा? कूलाम मीटर। अभी दूसरा सेकंड क्या पूछा गया भाई? सेकंड पूछा गया है कि आवश्यक कार्य बताइए यदि थीटा का मान क्या हो? 180 डिग्री। तो देखिए आवश्यक कार्य का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, P = क्या होता है? 1 - cos थीटा। क्या होता है? 1 - cos थीटा। तो यहाँ पर 1 - cos थीटा रख लीजिए। तो W बराबर क्या होगा? W बराबर 7.68 इंटू 10⁻⁻29। देखो P का मान हमने निकाला है और E का मान ऊपर दिया ही है, 4 इंटू 10⁵ दिया है। और इसके बाद में हमारा क्या दिया? 1 - कोस क्या हो जाएगा? 180। क्या हो जाएगा? कोस 180। और कोस 180 का मान क्या होता है? -1। तो -1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। तो सीधी इनकी बस मल्टीप्लाई करनी है। किस किस की मल्टीप्लाई करनी है? 7.68 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻के कितना हो जाएगा? माइनस के यहाँ से 24 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और एक यहाँ से पॉइंट कम होगा तो इस तरह से हमारा आएगा इसका 6.144 इंटू 10⁻⁻23 जूल, क्योंकि हमें किसका मान ज्ञात करना था? आवश्यक कार्य का मान ज्ञात करना था। अभी नेक्स्ट है इसका थर्ड पोर्शन, और थर्ड पोर्शन में क्या पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था, क्या है? साम्य अवस्था अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच स्थित कोण थीटा का मान क्या होगा? 0। भाई थीटा का मान क्या दिया? 0। यहाँ पर थीटा का मान क्या दिया? 0 साम्य अवस्था के लिए। तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है U = -PE cos थीटा। ये भी मैं आपको फॉर्मूला बताया था जब शुरू में मैंने आपको बताया था। तो थीटा का मान क्या दिया है कि द्विध्रुव तथा इसकी साम्य अवस्था अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच में कोण का मान क्या है? थीटा का मान 0 है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला 0 लगाएंगे यहाँ। कोस थीटा क्या हो जाएगा? 0। और कोस थीटा मतलब डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा? -PE, क्योंकि कोस 0 का मान होता है 1 यानी कि -PE। अब वैल्यू रख दो। -P का मान 7.68 इंटू 10⁻⁻29 इंटू 4 इंटू 10⁵। तो जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा 3.072 इंटू 10⁻⁻23 जूल। ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस काफ़ी होते जा रहे हैं और समय भी काफ़ी हो रहा है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए फटाफट क्वेश्चंस को हम कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? 4 यानी कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी एक निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही है। ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है किसका मान, इसमें हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी? यहाँ पर आप देखेंगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप यहाँ पर देखेंगे
कि क्या है 4500 फ्लक्स रेखाएं हैं एक निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही है तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही है। 2500 रेखाएं क्या है उससे बाहर निकल रही है। तो हमें क्या बताना है कि उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने इसमें लिया है। तो यहाँ पर देखिए कि क्षेत्र के भीतर जाने वाले फ्लक्स की संख्या, देखिए क्षेत्र के भीतर, जो क्षेत्र के भीतर इतनी रेखाएं तो किसी निश्चित क्षेत्र के भीतर जा रही हैं और निकल कितनी रही है 2500। तो इसका मतलब क्षेत्र के भीतर सबसे पहले हम फ्लक्स की गणना करेंगे। तो क्षेत्र के भीतर फ्लक्स कितना होगा, तो फाई ई इक्वल टू है जितनी बाहर निकल रही है उसमें से जितनी आ रही हैं वो घटा देंगे, यानी कि 2500 माइनस क्या करेंगे 4500, तो हमारा आ जाएगा माइनस के 2000। तो 2000 है उसके भीतर। तो देखिए, तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है गॉस थ्योरम से, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू इक्वल टू क्या होगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो सीधी वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए इसकी सीधी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर फाई का तो मान अभी मैंने आपको निकाला है 2000 माइनस के, और इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12। तो जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 कूलाम, और कैसा माइनस का। तो इसका मतलब है इस पर आवेश कैसा होगा, ऋणावेश होगा। कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। ये इसका हो गया आंसर। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हमने इस वीडियो सेशन में आपको बताया है, फॉर्मूले भी आपको बताए हैं, क्वेश्चंस भी आपको बताए हैं। तो आपको वीडियो सेशन अच्छा लगना चाहिए और काफ़ी मेहनत हो रही है इस वीडियो सेशन को बनाने के लिए। तो आपसे गुजारिश है, यदि आपने अभी तक भी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को इसकी सूचना दें कि चैनल पर फिजिक्स की क्लासेस चल रही है। आप जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अनंत लंबाई का यानी कि इन्फिनिट लेंथ के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखिक आवेश लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है, लेखिक आवेश घनत्व दिया है 10.0 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम मीटर है। तो तार के 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना। देखो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2020 में भी पूछा गया, और कितना भाग्यशाली है कि 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 और 2020 दोनों में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया है, तो समझ सकते हो कितना भाग्यशाली क्वेश्चन है। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए यहाँ से रेखिक आवेश की जो दूरी है, क्या क्या चीज़ दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो एक तो आर का मान दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो सीधे सीधे इसको मैं मीटर में चेंज कर लेता हूँ, -2 की मल्टीप्लाई करके 10 टू द पावर -2 यानी कि 100 से भाग देके। वहीं रेखिक आवेश घनत्व, तो रेखिक आवेश घनत्व का मान कितना है, तो रेखिक आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा, इसका मान दिया है हमें 10.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम पर मीटर दिया है। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आप जानते हैं। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है जब रेखिक आवेश घनत्व दिया हो, ये मैंने एकदम लास्ट में बताया था जब मैं शुरू में आपको बता रहा था। तो देखिए E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। बस ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना और वैल्यू पुटअप करनी, तो आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। तो अभी कुछ नहीं करना। देखिए इसकी वैल्यू क्या है हमारी, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर क्या होती है 9, और इंटू लैम्डा का मान दिया है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8, और यहाँ पर 2 भी रख लीजिए, और यहाँ पर आपका आ जाएगा r, और r का मान दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2। तो इस 2 से ये 2 कट गया, ये 2 ऊपर जाएगा तो आपका होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस के 7, और ये प्लस के ऊपर हो जाएगा 2। तो इस तरह से माइनस के 9 और 9, यानी कि आपका यहाँ से क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये बचेगा माइनस के 10 टू द पावर माइनस के 5। तो ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन बाई कूलम। तो इस तरह से ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन तो बहुत और भी है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए आपसे गुजारिश है स्टूडेंट से, सभी स्टूडेंट से, कि यदि
आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आगे आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको टाइमली मिलते रहें। और ये आपका अपना खुद का चैनल है, क्योंकि ये आपकी सफलता को डिसाइड ही नहीं करेगा, ये आपका चैनल आपकी सफलता को निश्चित कर देगा यदि आप निश्चित रूप से इस चैनल के साथ में जुड़ जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। और अभी तक जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है कि अपने लास्ट तक जुड़े रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपने काफ़ी आनंद उठाया होगा और काफ़ी बातें आपको नई बातें आपको सीखने को मिली होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन।